हम अपने माँ बाप को कह के कि हम बाहर निकल रहे हैं और हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हमारे दिल की बात है। जो सरकारें मुफ्त नहीं करती इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, वो पैसे कमाना चाहती है, स्विस बैंकों में लेना चाहती है। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे। आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पे जज का बच्चा भी बैठता है, IAS अफसर का भी बच्चा बैठता है और रिक्शे वाले का भी बच्चा बैठता है। आजादी के 75 साल मना रहे हैं हम लोग, खूब हर्षोल्लास के साथ। सबके हाथ में तिरंगा है, पूरे देश के अंदर लोग गलियों में निकल रहे हैं, अपने अपने तरीके से 75 साल आजादी के मना रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश ऐसे हैं जो हमसे आगे निकल गए, कई देश ऐसे हैं हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ, आज हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हमारे में क्या कमी है जी? हमारे में कोई कमी है क्या? भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी पे इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उन भगवान ने भारत में पैदा किए। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की, लंदन की, फ्रांस की, यूरोप की, आपको टॉप के ऊपर 1, 2, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं भारत का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट किसान हैं, फिर भी भारत पीछे रह गया। क्यों भारत पीछे रह गया? 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने गंदी राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर इन नेताओं के और इन पार्टियों के भरोसे देश छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है, पूरे देश में घूमेंगे, 130 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए मुट्ठी की तरह, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले हम इकट्ठे हुए थे, अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया हमने देश से। एक बार फिर इकट्ठे हो जाओ सारे जने, हम फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। आज आप सब लोगों की ऊर्जा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसी से शुरुआत करते हैं। ये पूरा खुली बातचीत है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछो, खुली बातचीत है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके हिसाब से क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? कितने साल में बन सकता है? कैसे बन सकता है? हाथ खड़े करो, आपके पास माइक आ जाएगा। सर, मैं कहना चाहूंगा कि नंबर 1 बनाने के लिए इंडिया को सबसे पहले हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। और
जो युवा आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन युवाओं की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आज की, उनमें वो मुकाम हासिल करने की शक्ति है जो शायद हम किसी भी प्रकार की भी परिस्थिति में या किसी सुविधा से वंचित रह के हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें छात्रों की, मानिए आज छात्रों के हितों में जो सरकारें फैसला ले रही हैं वो बहुत ही घृणा करने वाली चीज़ें हैं। मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता हूँ। मानिए मेरे पिताजी किसान हैं और घर में कोई अन्य आय का साधन नहीं है और मुझे स्टडी करने में बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आप अभी कॉलेज में हो? जी सर। कौन से कॉलेज में? सर मेरा भारत कॉलेज ऑफ लॉ है सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बबैन में। और सर हमें जो अधिकार दिया गया था 10% रिजर्वेशन का, हरियाणा में उसको भी 5% दिया जा रहा है, जबकि संविधान के उल्लंघन में ऐसा किया जा रहा है। सर मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो ये लेके आते हैं उनको धरती पे, उनको जमीनी स्तर पे लागू किया जाए और ऐसे ही देश नंबर 1 आगे बन सकता है और युवा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक देश नंबर 1 तभी बन सकता है जब एक देश की बेटी नंबर 1 बने, क्योंकि सर हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं सर, हम अपने माँ बाप को कह के कि हम बाहर निकल रहे हैं और हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हमारे दिल की बात है। मैं सहमत हूँ। ये इनके दिल की बात इन्होंने अपनी नहीं, बल्कि जितनी बेटियाँ आज अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, किसी काम के लिए निकलती है, उनके माँ बाप को इतनी चिंता रहती है कि पता नहीं सुरक्षित वापस आएगी क्या। बच्चियों को इतनी चिंता रहती है कि हम सुरक्षित वापस जा पाएंगे क्या। इसी वजह से कई बेटियां आगे पढ़ने या नौकरी करने से वंचित रह जाती हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर, लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, इसमें सारे पूरे सिस्टम की बात है कि आज 75 साल के बाद जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? क्या हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब भगवंत जी की सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, हम घर घर में जाके यही बोलते थे कि ऐसा क्यों है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एसपी की, डीएसपी की, आईजी की, डीआईजी की, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें पैसे चलते हैं। जब उसमें पैसे चलते हैं, कोई पैसे देके एसपी बनेगा, कोई पैसे देके डीएसपी बनेगा, तो फिर वो तो बलात्कारी के साथ ही जाएगा। फिर जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो वो बलात्कारी से पैसे लेके पैसे निकालेगा अपने। जब से ये बने हैं, एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, पुलिस की एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पंजाब में पैसे नहीं चलते। जाके पूछ लो किसी से भी। अगर हमारा सिस्टम ईमानदार होगा, अगर हमारी पुलिस ईमानदार होगी, मजाल जो किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए। मेरा क्वेश्चन सर अरविंद सर आपसे है कि सर जिस प्रकार हमारे रोहतक में पीजीआई कर्मचारी लगने के लिए करीबन 3 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के उसमें सर, तो क्या सर इसका कभी अंत हो पाएगा? दिल्ली में हो गया, पंजाब में भी हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। ईमानदार सरकार चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि केजरीवाल शिक्षा फ्री में क्यों देता है, केजरीवाल दवाइयां फ्री में क्यों देता है, लोगों का इलाज फ्री में क्यों कराता है। ये तो फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री की रेवड़ी है। एक चीज बताओ, मैं अपने पैसे से तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा है नहीं। दिल्ली सरकार ने कोई कर्जा नहीं लिया कहीं से, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है हमारी सरकार के ऊपर। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, जब से हमारी सरकार आई है नफे में चल रही है, पॉजिटिव चल रही है सरकार। हमने क्या किया? हमने करप्शन खत्म कर दिया। करप्शन खत्म करके पैसे बचने लगे, पैसे बचने लगे, उससे नए नए स्कूल बनवा दिए, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर जब और पैसे बच गए तो बिजली भी मुफ्त कर दी, फिर और पैसे बच गए तो सड़कें भी बना दी और पानी भी मुफ्त कर दिया। तो भ्रष्टाचार खत्म। पहले कहते थे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? हो सकता है, करके दिखाया है। दिल्ली में भी किया है, अब पंजाब में करके दिखा रहे हैं। आज हमारे देश में एक माहौल ऐसा बन गया है जैसे हरियाणा के अंदर
पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए कि नहीं कर दिए? ठीक किया कि गलत किया? आज सरकारी स्कूल में आदमी बड़ी मजबूरी में अपने बच्चे को भेजता है, जब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। इन्होंने पहली चीज तो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी, बेड़ा गर्क कर रखा इन्होंने सरकारी स्कूलों में। देश के अंदर 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 80% सरकारी स्कूल कबाड़ खाने से भी ज्यादा खराब है इनकी हालत। तो जो बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में वो मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के पास पैसे नहीं होते, उनके घर में पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, और वो स्कूल भी बंद करते जा रहे हैं। देश के अंदर जगह जगह अलग अलग राज्यों में सुन रहा हूं मैं, यहां इतने स्कूल बंद कर दिए, यहां 1000 स्कूल बंद कर दिए, यहां 1500 स्कूल। तुम अगर स्कूल बंद करते जाओगे तो गरीब अपने बच्चों को कहां भेजेगा? और अगर गरीब अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, आज देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 18 करोड़। ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। अगर ये 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह गए तो देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने बच्चों के लिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अमेरिका उठा के देख लो, लंदन उठा के देख लो, जापान उठा के, हर देश ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था। गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी उन्होंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था, इसलिए वो अमीर बने। हम जब तक अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे, हम अमीर देश नहीं बन सकते, गरीब के गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। ये कहते थे सरकारी स्कूल चल नहीं सकते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर दो, प्राइवेट में भेज दो अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। आपने देखा, जाके देखे दिल्ली के अंदर? दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। अमीर लोग भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इस बार 450 बच्चे हमारे आईआईटी के अंदर, उनका एंट्रेंस में, जब ये भगवंत मान जी बोल रहे थे, जब मैं आईआईटी में गया था उस साल मैं अकेला आईआईटी में गया था हिसार से। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से, हर सरकारी स्कूल में से 4 बच्चे आईआईटी के अंदर जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, एक कारपेंटर का बच्चा, लड़का कारपेंटर 10,000 रुपए 12,000 रुपए महीना कमाता है, उसका लड़का आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में चला गया। जब वो निकलेगा 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह होगी। तो कारपेंटर की तो जिंदगी बन गई, परिवार गरीबी से निकल गया कि नहीं निकल गया? मैं हमेशा कहता हूं, एक पीढ़ी के अंदर हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दिल्ली और पंजाब में बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, जो कि लोगों की बेसिक नीड है, लेकिन सर हमारे देश में संसाधनों की कमी है, और मैं पूछना चाहता हूं कि आप बिजली पानी को आगे कैसे टैकल करेंगे? और इसके साथ साथ एक चीज और पूछना चाहता हूं, मेक इंडिया नंबर 1 में बिजली पानी का क्या योगदान रहेगा? देखो, ये आजकल जो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि बिजली फ्री क्यों दे रहे हो जी, पानी फ्री क्यों दे रहे हो। अभी तक नेता क्या करते थे? पैसे खूब कमाते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपने पैसे स्विस बैंक में ले जाते थे, जनता को कहते थे, आप कुछ भी काम कराने जाते थे, कहते थे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। हम लोगों ने सरकार बनाने के बाद देखा कोई घाटे में नहीं चल रही, सरकार के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा चोरी कर रखा इन्होंने। उस पैसे को बचाना चालू किया हमने। दिल्ली के अंदर हर काम में पैसा बचाते हैं, और वो जो पैसा बचा उससे हमने गरीबों की बिजली मुफ्त कर दी, उससे हमने जनता का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों के स्कूल बनवा दिए, अपने अस्पताल, खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने, 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया अभी 5 महीने के अंदर, दवाइयां मुफ्त कर दी। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अभी मैं देख रहा था जर्मनी ने अपने सारे नागरिकों का पूरा ट्रैवल फ्री कर दिया। बड़े बड़े जितने, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने
पूरी शिक्षा मुफ्त की हुई है अपने बच्चों की। कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की हुई हैं अपनी। कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यात्रा मुफ्त की हुई है अपने लोगों की। तो आप मुफ्त तभी कर सकते हो जब आप ईमानदार सरकार चला रहे हो। जो सरकारें मुफ्त नहीं करती इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, वो पैसे कमाना चाहती है, स्विस बैंकों में लेना चाहती है। अभी दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, ये हमारे एमएलए खरीदने के लिए हमारी सरकार गिराने के लिए आए, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे एक एमएलए को। कहां से आया जी ये पैसा? 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे। कहां से आया ये पैसा? सरकार से ही तो निकाला इन्होंने। जो आपका टैक्स का पैसा है, पेट्रोल डीजल का पैसा है, वही तो निकाला इन्होंने। ये चोरी हम नहीं करते, एमएलए हम नहीं करते, एमएलए नहीं खरीदते, सरकारें नहीं गिराते, ईमानदारी से काम करते हैं, सारे काम होंगे। अगर ईमानदारी से होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हाँ जी सर, मेरा नाम ज्योति अहलावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हूँ। मैं हरियाणा के एमएलएज और एमपीज की मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष की पहली रिसर्च है। तो मेंटल हेल्थ पे जी सर। तो मैं अपने डेटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे एमएलएज और एमपीज से मिली हूँ, हरियाणा के लगभग सबसे ही मिली हूँ। तो कोई कहता है भारत को विश्व गुरु बना देंगे, कोई इंडिया को नंबर 1 बना देंगे। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे कि केजरीवाल बना देगा तो नहीं बनेगा। मैं इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे। किसी तरह से माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो 2nd ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है, उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। जब हमारा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा ना, 130 करोड़ लोग, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, ये जिन एमपी एमएलए की आप स्टडी कर रही हो, तो कभी नहीं होने वाला। इन्होंने 75 साल खराब कर दिए और 75 साल खराब कर देंगे। हम अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन नेताओं को भी हमारी सुननी पड़ेगी। फिर सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ऐलान करा। उन्होंने कहा पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 14,500 सरकारी स्कूल। मेरा यह कहना है देश में 10.5 लाख स्कूल हैं सरकारी। अभी पहली बार में 14,500 करेंगे तो ये 10 लाख सरकारी स्कूलों का तो 100 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारी राज्य सरकारों को एक साथ लेते हैं और ये 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर हमने सारे स्कूल एक साथ ठीक कर दिए। मान साहब ने कसम खाई है अगले 5 साल में पंजाब के सारे स्कूल ठीक कर देंगे। अगर 5 साल में हम 2 राज्यों के स्कूल ठीक कर सकते हैं तो केंद्र सरकार 5 साल में पूरे देश के सारे 10.5 लाख स्कूल तो ठीक कर ही सकती है। अब वॉर मिशन पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन काम आपने करना पड़ेगा। आप अगर नेताओं से सोचोगे ये भारत को नंबर 1, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये देखेंगे उनके दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कैसे बनाया जाए, पीजी कॉलेज से। तो इनका प्रश्न है कि 105 स्कूल जो बंद हुए हैं,
ये कहते हैं कि 105 स्कूल इसलिए बंद करे क्योंकि वहां पे बच्चे कम आते थे। बच्चे कम क्यों आते थे जी? बच्चे कम इसलिए आते थे क्योंकि उन्होंने स्कूल कबाड़ा कर दिया, सबने अपने बच्चे निकाल लिए। मैं चैलेंज करता हूं, आज उन 105 स्कूलों में आप शिक्षा अच्छी कर दो, सारी फैसिलिटी दे दो, देखो बच्चे बढ़ जाएंगे। और अब इन्होंने हरियाणा में और उल्टा कर दिया कि आप अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो सरकार उनको सब्सिडी देगी, स्कूल वालों को सारी फीस देगी, 1100 रुपए 800 रुपए महीना आपकी। और अगर आप सरकारी स्कूल में भेजोगे तो 500 रुपए महीना आपको देने पड़ेंगे। कितने गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास 500 रुपए महीना देने को हैं? फिर तो लोगों को अपने बच्चों को निकालना ही पड़ेगा स्कूलों से। तो आज देश के अंदर जरूरत यह है कि सरकारी स्कूल और बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएं और उनको भी अच्छा बनाया जाए, ना कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रथम शर्मा है और मैं हिसार जिले का रहने वाला हूं। मेरे मत के अनुसार जब तक मेरे देश का युवा बेरोजगार है तब तक हम इंडिया नंबर 1 नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। और हरियाणा प्रदेश में तो यह स्थिति और बेहतर हो गई है। हरियाणा प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 30% है। पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट 37% है जी, 37% है। तो आज तक कोई भी सरकार इस रेट को कम नहीं कर पाई है और यह दिन ब दिन बढ़ रहा है। कैसे बढ़े, कैसे ठीक होगा? या तो सरकार कुछ ऐसे योजनाएं लाए जिससे ये रोजगार बढ़ सकें, या फिर स्टार्टअप कंपनीज आए, या बाहर की कंपनियां, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आए ताकि रोजगार बढ़ सके। सारे काम करने पड़ेंगे। रोजगार कैसे मिल सकता है? बिल्कुल सही कहा। जब तक हमारे हर युवा के पास अच्छा रोजगार नहीं होगा, भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता। केवल भाषणबाजी रहे। गलत तो नहीं कह रहा? हर युवा के पास अच्छा रोजगार होना चाहिए। रोजगार अच्छा कैसे मिलेगा? सर एक्चुअली मेन तो सोर्स जो होता है जॉब का या किसी भी चीज का, वो होती है शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जॉब अच्छी मिलेगी, डिग्री अच्छी है जॉब अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। बट सर क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था इक्वालिटी, बट सर अब इंडिया में इक्वालिटी नहीं रही है। अब क्या हो गया है, SC BC वालों को पहले सीटें मिल जाती है, जर्नल वाले रह जाते हैं। तो क्या सर हमें बचपन से ये हमारे माँ बाप को ये बोलना चाहिए कि तुम जर्नल में पैदा हुए हो तो तुम्हें पढ़ाई हार्ड करनी है, या तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, जब भी तुम्हें कॉलेज में जाके एडमिशन मिलेगा? ऐसा जरूरी है क्या सर? भीमराव अंबेडकर जी ने इक्वालिटी इसलिए रखी थी क्योंकि उस टाइम पे SC BC वालों को नीचे बिठाया जाता था, उन्हें शिक्षा देने का हक नहीं था। बट अब क्या होता है कि जर्नल वाला 80% लेके लाइन में खड़ा होता है, SC BC वाले 50% लेके सीटें ले लेते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था सर। मैं गुड़गांव से हूँ, सेक्टर 9 से। हमारे यहाँ पे सेक्टर 9 PG कॉलेज है। मेरी 12th क्लियर हुई, मेरे घर वालों ने बोला तेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। सर मेरी परसेंटेज थी 75 कॉमर्स विद इको से। मैं एडमिशन लेने गया, मैंने सर 15 दिन चक्कर काटे, मेरे कट ऑफ में नाम आता था, मेरी जगह SC BC वाले 50-50 45% पे सीट ले जाते थे। फिर सर मुझे रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला, मैंने अपना 1 साल ड्रॉप किया। मैंने इग्नू से करा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर सर मेरे को वहाँ एडमिशन मिला, वहाँ मेरे को साथ साथ फिर जॉब भी करनी पड़ गई। अब मेरी सर ग्रेजुएशन आधी रह गई है और सर मैं अब इंडिया बुल्स में वर्किंग था, वो नोएडा शिफ्ट हो गई है, मेरी जॉब भी छूट गई, मेरे पास डिग्री भी नहीं है। तो क्या हम जर्नल वालों को अब क्या ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि हाँ तुम जर्नल से हो तो तुम पढ़ाई करते जाओ, लास्ट में आके SC BC वाले सीटें ले जाएंगे? यही क्वालिटी थी सर भीमराव अंबेडकर जी की। एक तो ये अवधारणा कि आज SCs के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता देश भर में, रोज हमें अलग अलग देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है कि किस तरह से आज भी उनके साथ किस तरह से बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। सोशल उस पे मीडिया में भी कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि देश के कोने कोने में किस तरह से आज भी 21वीं सदी, जैसे एक उदाहरण है, एक आईपीएस ऑफिसर था राजस्थान का, वो बता रहा था, बोला जी मैं आईपीएस में हो गया, मेरी शादी थी, शादी के वक्त उसके गांव के अंदर
सारे इकट्ठे हो गए, बोले अगर तू घोड़ी पे चढ़ा तो देख लियो तेरे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। ये अभी कुछ 1 साल पहले की बात है। आईपीएस ऑफिसर एससी समाज का, उसकी शादी थी, आईपीएस करने के बाद उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। बोला जी ये तो मैं आईपीएस था तो मैं सारी पुलिस मैंने इकट्ठी कर ली, पूरी गांव को छावनी बनाना पड़ा उसको घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। आज भी हमारे देश के अंदर स्थिति काफी खराब है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो रिजर्वेशन किया गया वो इसलिए किया गया, जो सदियों से जो एक इनइक्वालिटी चली आ रही थी वो बराबरी का हक देने के लिए, ताकि सब बराबर उस पर आ सकें। दूसरी चीज, ये जो हमारी एक मेंटालिटी बन गई है, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, ये अंग्रेज जो सिस्टम छोड़ के गए थे, मैकॉले का सिस्टम था 1830 1840 के अंदर। मैकॉले ने अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम, पहले देश के अंदर कोई नौकरी नहीं ढूंढता था, सारे अपना अपना काम करते थे। ये मैकॉले एक सिस्टम बना के गया था कि बीए करोगे, बीकॉम करोगे, एलएलबी करोगे, फलाना करोगे, उसके बाद नौकरी चाहिए। सारे अंग्रेजों के पास नौकरी मांगने जाते थे, अंग्रेजों के यहां क्लर्क बन जाते थे हम सारे। 1947 में हमने एक बहुत बड़ी गलती करी, हमने देश का शिक्षा व्यवस्था हमने नहीं बदली, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था आज भी कायम है। दिल्ली के अंदर हमने एक प्रयोग किया है, आतिशी जी यहां खड़ी हैं, ये उस दिल्ली के सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत बड़ा इसमें इनका योगदान है। दिल्ली में 11वीं और 12वीं के बच्चों को, मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं आपको उदाहरण देता। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम बिजनेस करना सिखाते हैं कि आप नौकरी, हम उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरते हैं बच्चों के कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। हम हर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जब तू स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, तू कम से कम 2 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी मांगेगा नहीं, कसम खा। उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। सरकार की तरफ से हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, सरकार देती है 2-2 हजार रुपए, और उसको कहते हैं इससे बिजनेस कर। आपको लगेगा 2 हजार रुपए में क्या बिजनेस होता है, मेरे को भी शुरू में लगा, ये इन लोगों ने पूरा ये प्लान बनाया था। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं, 2 हजार रुपए इस बच्चे को मिले, 2 हजार इस बच्चे को, 2 हजार इस बच्चे को। अब ये कुछ 8 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। तो मान लो 8 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी टीम बना ली, 16 हजार रुपए हो गए उनके। उस 16 हजार रुपए से वो 8 बच्चे इकट्ठे होकर कोई आइडिया सोचते हैं। और क्या क्या आइडिया सोचे हैं बच्चों ने, कोई डार्क चॉकलेट बना रहा है, कोई अलार्म सिस्टम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और फिर वो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल के बेचना शुरू करते हैं। ऐसे 52,000 52,000 टीम्स बन चुकी है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, 52,000। और फिर हमने उन बच्चों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया। इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने इन बच्चों ने अपना अपना आइडिया पेश किया और इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने पैसे मांगे कि इन्वेस्ट करो हमारे अंदर। सोचो, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे बड़े बड़े करोड़पतियों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जी ये मेरा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट करो। किसी टीम को 18 लाख रुपए मिल गए, किसी टीम को 20 लाख रुपए मिल गए इन्वेस्टमेंट। आज एक एक बच्चा जो 12वीं क्लास पास करके दिल्ली सरकार के स्कूल से निकल रहा है, वो ये नहीं कह रहा मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, वो ये कह रहा मैं इतने बच्चों को नौकरी दूंगा। आज 11वीं और 12वीं के बच्चों से बात करो, वो कहता है जी मैंने 4 आदमी रख लिए अब अपने बिजनेस में, मैंने 8 आदमी रख लिए अपने बिजनेस में, नौकरी दे। एक बच्चे की कहानी बताता हूं। वो बोला जी जब मैं 10वीं में था मेरे को बड़ी टेंशन रहती थी, मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, मेरे को लगता था मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी, मैं बहुत टेंस रहता था, बहुत, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कहता 12वीं के बाद मेरी टेंशन सारी खत्म हो गई, पढ़ाई में जो मर्जी नंबर आए मैं अपना धंधा कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, बिजनेस करना आ गया मेरे को। अब अपने को पूरे देश के अंदर बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना है। एक एक बच्चा जो कॉलेज से निकले, एक एक बच्चा जो स्कूल से निकले, वो ये सोच के निकले कि मैं किस तरह से अपना बिजनेस करके 4 लोगों को नौकरी दे सकता हूं। हमारा देश यही था
1830 1840 के अंदर इन्होंने पूरा देश कबाड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। इस मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना है। दिल्ली के अंदर एक तरफ हमने स्कूल ठीक करे हैं तो दूसरी तरफ हमने शिक्षा का कंटेंट भी बदलना चालू करा है ताकि हम अच्छा इंसान बना सकें और नौकरी देने वाला बना सकें। बाबा साहब ने भी किन हालातों में पढ़ाई की थी। सोचो, एक गरीब से गरीब परिवार से निकला हुआ वो बच्चा, गरीब परिवार से, और वो कहां चला गया? अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। आज तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे देख लेते हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां है। मैं सोच रहा था उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है, और फिर आ गया लंदन से दूसरी 2-2 पीएचडी करी उसने उन दिनों के अंदर। और कोई किसी के आइडियाज? नमस्कार सर। हाँ जी सर, जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और एक सुझाव और एक सवाल है मेरा। सर, मैं आम आदमी पार्टी पे बहुत सारे गीत स्लोगन्स लिखता हूँ। मेरा ये मानना है कि सर देखिए, देश के हर नागरिक की सोच को बदलना बहुत ही असंभव कार्य है। बिल्कुल बदलेंगे, हर नागरिक की सोच बदलेंगे जी सर, आपके साथ मिलके बदलेंगे। सर, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदल सकता है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो हम सब युवा ये सपना देख रहे हैं कि आप 2024 में प्रधानमंत्री बने और इस देश में बदलाव करें और आगे बढ़े। साथियों, हम सब आपके साथ हैं सर। तन मन धन वचन से युवा सोशल मीडिया से टीम बनाएंगे। लेकिन मेरी एक विनती है सर कि जब आप बोलते हैं ना, सारा देश सुनता है। सोशल मीडिया पे यूट्यूब से हम सब देखते रहते हैं, आपको सुनते हैं, भगवत मान जी को भी, जो अच्छे काम आप कर रहे हैं। मीडिया जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे सर 2024 के, मीडिया अच्छी चीजें पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखिए भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, इतना दिमाग है, आप सारा सॉल्यूशन खुद कर देंगे। क्योंकि मैंने स्वराज, जो आपने पुस्तक लिखी थी आंदोलन के बाद, स्वराज, वो पूरी पुस्तक पढ़ी है सर। 80% तक आप समस्याओं को सर खत्म कर सकते हैं। क्यों कहते हैं ना, कोई चीज कम नहीं कर सकते लेकिन खत्म कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार हो, कोई भी समस्या हो। मेरा बस एक ही सवाल है कि आप एक ऐसा मिशन बना दें कि ये युवा जो अभी ठाली और खाली बैठे हैं, 18 से 35 साल के करोड़ों युवा पूरे देश में, आप हर जिले में जाएं, क्योंकि 75 सालों में आजादी में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से सवाल जवाब होते हैं। नहीं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। सर, आपने राजनीति को बदला है, ये क्रेडिट आपका। लेकिन एक आखिरी बात है कि आम आदमी की आखिरी उम्मीद आप में है सर। तो भगवंत मान जी भी बहुत अच्छा पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन सर हर जिले में जाएं, समय बहुत कम है। कुछ लोगों कहते हैं ना कि जितना समय है सब लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगा दो। तो साथियों, परिवर्तन हमें करना। आप प्रधानमंत्री 2014 से सर एक ही सपना है, 2014 से आपको 2024 में पीएम देखना सर, और 2035 तक इस देश को विश्व गुरु सुपर पावर बनाना सर। थैंक यू, जय हिंद। बहुत अच्छा। नमस्कार सर। सर लेफ्ट साइड सर, फ्रंट रो। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर कि जो मेक इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 हम सब बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो इंसानों के लिए है केवल? हमारे और जीव हैं, जंतु हैं, हमारी गौ माता है, उन सब के लिए नहीं है सर? सबके लिए है। फिर सर हम पर्यावरण पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। देना चाहिए, आप बताओ सर। देखो जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, सबके सब धूम्रपान इतना करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा करते हैं। तो सर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि धूम्रपान बिल्कुल बंद हो जाएगा देश से। नॉन वेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमारा पर्यावरण बचेगा तो हम बच पाएंगे सर। तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो आज कि मैं नॉन वेज, पर्यावरण और मतलब ये धूम्रपान, पर्यावरण को तो नहीं सर, नॉन वेज और धूम्रपान को इनको खत्म कर दूंगा देश से? अच्छा, एक चीज बताओ, जब हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले जी एक काम करो, कानून बना दो कि सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कानून बना दो सारे अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, बोले जी अपने आप सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे अगर बना दिया ना तो उस क्लास में तो ठीक कर देंगे जिस क्लास में वो बच्चा जाता है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन, स्कूल ठीक नहीं होने वाले। और दूसरा मैंने कहा जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। मैंने कहा मैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दूंगा कि लोग खुद ब खुद अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना चालू कर देंगे। आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पे
जज का बच्चा भी बैठता है, आईएएस अफसर का भी बच्चा बैठता है और रिक्शे वाले का भी बच्चा बैठता है। आप लोगों ने खुद ब खुद, अफसरों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू कर दिया। जबरदस्ती नहीं करनी अपने को माहौल ऐसा तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है कि वो खुद ब खुद धूम्रपान करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद नॉनवेज करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद जो है गलत हरकतें छोड़ दें। आप कानून जितने मर्जी बना लो, कानून बनाने से कोई नहीं छोड़ने वाला। छुप के पिएंगे, ब्लैक होएगी, उससे फायदा नहीं है। हमें समाज को बदलना है, सोच को बदलना है। बस अब आखिरी क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद। जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद सर। सर मेरा नाम वासु है, मैं रोहतक से हूँ। हाँ जी सर, आपने एक मुहिम चलाई है मेक इंडिया नंबर 1 की। 1 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट और। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ प्लीज। सर, आपने मुहिम चलाई है मेक इंडिया नंबर 1 की, तो इसके तहत स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 कैसे होंगे? देश में इतना भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से स्पोर्ट्स में बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। 130 करोड़ लोगों का देश है, और जब ओलंपिक्स की बात आती है तो गिने चुने अवार्ड आते हैं, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतनी ज्यादा राजनीति है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस गड़बड़ है। जिस तरह से भर्तियां होती हैं, जिस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, वो सारी गड़बड़ है। 130 करोड़ लोगों के देश के अंदर हमें तो सारे मेडल जीत लेने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो सिस्टम बन सकता है। अभी जैसे दिल्ली में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मकसद ही ये है कि ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के लाना है। आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब आपसे पैसे मांगने आते हैं, आप खिड़की नीचे कर देते हो, और आप देखते हो वो छोटे छोटे बच्चे कलाबाजी खाते हैं, वो सर्कल के अंदर से निकल जाते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को पकड़ के आप ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स में भेज दो, मुझे लगता है सारे गोल्ड वोल्ड सारे हम जीत जाएंगे। पर इनको बच्चों को सिलेक्शन कौन कराएगा? इनको कोई पूछता ही नहीं है। तो हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में वो टैलेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।